हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्वेश्चन जो आंसर गलत दिया था उसके लिए हमने बहुत सारा कोशिश किया। हमने ट्विटर पे रीट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है आईआईएससी बेंगलोर से। हालांकि एक स्टूडेंट ने कमेंट करके मुझे बताया कि उसको रिप्लाई आया है कि आवर आंसर की इज़ परफेक्टली करेक्ट। सो यहाँ पर ये पता चलता है कि इसके आगे क्या किया जाना चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट करिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है कि हम आईआईएससी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो मैम हैं उनको अगर हम पर्सनली मेल करते हैं तो वो भी सही नहीं है। सो प्लीज़ अगर कोई सोल्यूशन, क्योंकि आंसर जो है वो तो परफेक्टली इनकरेक्ट है। अब आईआईएससी जो हमें जस्टिफिकेशन दे रहा है वो विदाउट सोल्यूशन है, मतलब कोई सोल्यूशन उसने शेयर नहीं किया रहा। और हाँ, अगर उसने शेयर किया भी है तो प्लीज़ मुझे बताइए और फिर हम आगे उसको सोचेंगे। बट आज की इस वीडियो में बहुत दिन से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जिनके थोड़े कम मार्क्स आए हैं, आईआईटी जैम में कम रैंक आई है, तो उनके लिए एनआईटी प्रेफर्ड करना चाहिए, उनको एनआईटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो में आज एनआईटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा। क्या आपको प्रेफरेंस लिस्ट रखनी है जब सीसीएमएन का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जनरली अप्रैल के सेकेंड वीक या थर्ड वीक से स्टार्ट होता है ये, तो इस साल भी उसी टाइम पर स्टार्ट होगा। और आपको कौन कौन से प्रोग्राम को कंसीडर करने चाहिए और क्या एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ चल रहा है, यानी बेसिकली दोनों के दोनों बराबर हैं, या एनआईटी ज़्यादा अच्छी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको दिख रही होगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पर। ये एनआईटी की प्रेफरेंस लिस्ट है जो कि आप एमएससी एंड एमएससी टेक जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं एनआईटीज़ में उसके लिए कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर मार्क्स और रैंक। ठीक है, चाहे स्टूडेंट के बहुत ही कम मार्क्स क्यों ना हो या बहुत ही ज़्यादा मार्क्स क्यों ना हो, ये लिस्ट उसे कंसीडर हमेशा करनी चाहिए। तो सबसे टॉप जो एनआईटी जो मैं कंसीडर करता हूँ और जो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि एमएससी करनी चाहिए वो है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। ठीक है, एनआईटी ट्रिची इन शॉर्ट बोलते हैं। काफ़ी ओल्ड एनआईटी है ये, और यहाँ पर एमएससी फिजिक्स का जो कैरिकुलम है, फैकल्टी है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और कैरिकुलम भी बहुत ही बढ़िया है, सिलेबस बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रिसर्च एरियाज़ में अच्छे अच्छे काम होते हैं जो भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये काफ़ी बेसिकली अच्छी एनआईटी में गिनी जाती है। हमेशा इसकी रैंकिंग जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो भी 20 के अंदर ही होती है, 20 के अंदर ही होती है। तो आप इस एनआईटी को तो कंसीडर कर ही सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर जैसे कि ये टॉप एनआईटी है तो मुझे कितनी रैंक या स्कोर लाने की ज़रूरत है। तो जब आप जो वो देखोगे, जो इसका कट ऑफ देखोगे सीसीएमएन की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं सीसीएमएन 2020 का अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको जैसा पता है कि 41.3 या 42 के आसपास की जो रैंक है वो 650 के आसपास है। तो यानी बेसिकली 41 से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं उसको आईआईटी का तो चांस है, बेसिकली वो थर्ड जनरेशन भी आईआईटी उसे मिल सकती है लास्ट राउंड तक। तो आप उसके नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम 2020 का कट ऑफ देखें सीसीएमएन का एनआईटी तिरुचिरापल्ली के लिए, तो हमें पता चलता है कि जो एडमिशन मिला था वो 38.67 मार्क्स वाले को मिला था। फर्स्ट राउंड की ही हम बात करेंगे, सेकंड राउंड में जनरली इन एनआईटीज़ में सीट बचती ही नहीं है। तो 38.67, तो इस साल आप मान सकते हैं कि जिनके मार्क्स 38 to 41 के बीच में हैं, 38 to या 40 के बीच में हैं जनरल कैंडिडेट के, उनको एनआईटी तिरुचिरापल्ली में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनके मार्क्स 41 से ज़्यादा हैं या 41 की रैंक अगर मैं कंसीडर करूं 700 के आसपास है तो उनको आईआईटी तो मिल ही जाएगा जनरल कैंडिडेट को। सो प्लीज़ अगर आपके मार्क्स 37.6 या 38 या 39 के आसपास है तो आप एनआईटी तिरुचिरापल्ली को ही सेलेक्ट करें एज योर प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका यही होना चाहिए और आपको एनआईटी तिरुचिरापल्ली मिल भी जाएगा। और ये एनआईटी काफ़ी बढ़िया है एमएससी फिजिक्स के लिए। अब हम बात करें इनकी कंपैरिजन जेएनयू डीयू से, तो यस मतलब दे आर ऑन दिस सेम लेवल, यहाँ कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, क्योंकि तिरुचिरापल्ली के जो स्टूडेंट्स जो एमएससी के फिजिक्स के हैं उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं उनको फेस हो रहा है। लेकिन कुछ एनआईटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है स्टूडेंट्स के थ्रू, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जनरल के लिए तो आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें एमएससी फिजिक्स के लिए जनरल कैंडिडेट की, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी के लिए आप 32 to 35 कंसीडर कर सकते हैं, 32 to 36 कंसीडर कर सकते हैं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट के हैं। तो अगर आप ओबीसी हैं और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, जनरली मार्क्स के बेसिस पर होता है एनआईटी में एडमिशन, रैंक को आप भूल जाइए। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, यानी आउट ऑफ 100 जैम में अगर आपका स्कोर कार्ड पे 32 to 36 के बीच में मार्क्स है और आप ओबीसी कैंडिडेट के हैं, तो आपको एनआईटी तिरुचिरापल्ली मिल जाएगा ही मिल ही जाएगा।
फिर अगर हम बात करें SC/ST के लिए, SC के लिए अगर आप SC कैंडिडेट हो और आपको NIT तिरुचिरापल्ली में जाना है तो आपके 16 to 20 के आसपास मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 16 to 20 के आसपास। और ST के लिए भी जनरली इतना ही रहता है। और EWS की बात करें तो EWS को 29 के आसपास या 30 के आसपास मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग इनटू NIT तिरुचिरापल्ली फॉर देयर MSc फिजिक्स। तो यहाँ पर ये मैंने कट ऑफ बताया जो कि टॉप की NIT है। मैं सारे NIT का नहीं कवर कराऊंगा, लेकिन जो आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कुछ मैं यही सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, फ्रैंकली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सारी की सारी NIT MSc फिजिक्स के लिए सही नहीं है। बेटर होगा क्योंकि जब आप IIT जैम जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आप CU/CET का भी एग्जाम कर सकते हैं क्रैक। और CU/CET के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, फैकल्टी के प्रोफाइल के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CU/CET के थ्रू एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप एक लो रैंक और जहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत मिल जाएगी अच्छी, लेकिन फैसिलिटी के लिए नहीं जाते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो पढ़ाई की फैसिलिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप क्यों जाएंगे वहाँ। तो इसलिए जो NIT आपको कंसीडर करनी चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट तो आपको सारी भरनी पड़ेगी जब आप काउंसलिंग में बैठोगे, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको उस NIT में एडमिशन नहीं मिल रहा है जो आपका चॉइस है जो मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसे स्किप कर देंगे। जरूरी नहीं कि आप NIT में पढ़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी NIT आपको जॉब दिलवा देगी। या हाँ, ये तो है कि आपको चाहे आप कहीं पे भी MSc करें तो नेट JRF तो देना ही पड़ेगा, वेदर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या NIT हो। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे उसमें ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, मुझे अच्छी पढ़ाई होने वाली है, कुछ NIT ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए MSc फिजिक्स का कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। उसमें काफ़ी टॉप की NITs भी लिस्टेड हैं। देखिए, तो NIT तिरुचिरापल्ली को तो आपको कंसिडर करना ही करना है। उसके बाद अगर हम आते हैं IAEST शिवपुर, ये भी एक अच्छी NIT में ही गिनी जाती है। ये एक CFTI है जनरली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी MSc फिजिक्स एक कंसिडरेबल कोर्स है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर हम IAEST के उसके बात करें कि यहाँ पर इसकी कितनी क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर, तो उसके लिए अगर आपको जो लाना पड़ेगा, जो मार्क्स लाना पड़ेगा वो जनरल, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो जनरल कैंडिडेट को जो एडमिशन मिला है फर्स्ट राउंड में वो 37 मार्क्स तक मिला है, यानी बेसिकली 36 to 37 मार्क्स जिसके थे लास्ट ईयर, उसको IIEST में MSc फिजिक्स में ऑफर मिला था। फिर अगर हम बात करें OBC के लिए, तो OBC के वो यहाँ पर देखा जाता है कि OBC का काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम ने अप्लाई किया होगा जो कि OBC स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो इसीलिए 26 मार्क्स पे एडमिशन मिला था OBC कैंडिडेट्स को। और SC/ST कैंडिडेट का फिर बढ़ गया है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जनरली घट जाता है, बट SC/ST का यहाँ पर जो है थोड़ा सा ही डिफरेंस क्रिएट हुआ है OBC और SC/ST में। तो 24 to 25 मार्क्स वालों को IAEST जो है वो मिला है MSc फिजिक्स के लिए। और अगर हम बात करें EWS कैंडिडेट के लिए, तो EWS वालों को 24.33 पे एडमिशन ऑफर किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं IIEST को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में है ये, शिवपुर में, तो यहाँ पर भी MSc फिजिक्स आप कंसिडर कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो NITs में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट NIT जो आप कंसिडर कर सकते हैं MSc फिजिक्स के लिए वो है NIT सूरतकल कर्नाटका में जो है, ठीक है। इस NIT में भी सारी चीज़ें जैसे जनरल कोर्सेज जो होती है हमारे पास, GTR हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, या जो एक्सपेरिमेंट में जाना चाहते हैं लेज़र हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, उसके ऊपर काम होता है। तो इसके लिए भी आपको अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी क्योंकि ये टॉप NIT में गिनी जाती है। तो आपको इसके लिए जो मार्क्स गेन करने पड़ेंगे वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है IIEST और इसमें NIT सूरतकल में, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। आपको जितना मार्क्स IIEST में जाने चाहिए, जनरल कैंडिडेट की बात करें, उतना ही आपको NIT सूरतकल में चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस है, तो बट वो उतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जो है SC कैंडिडेट हैं और आपको MSc फिजिक्स NIT कर्नाटका में करना है तो काफ़ी कम मार्क्स पे एडमिशन मिला है। अगर हम देख रहे हैं तो 13 to 14 मार्क्स पे अगर आप NIT कर्नाटका जाना चाहते हैं और आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको 14 मार्क्स पे भी एडमिशन लास्ट ईयर दिया गया है। तो अगर आपके मार्क्स 15, 16 या 14 है और आप SC कैंडिडेट हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको NIT सूरतकल मिल जाएगा फॉर MSc फिजिक्स के लिए। अगर आप जनरल हैं तो आपको वही 37, 36 मार्क्स चाहिए इस साल भी, और अगर आप EWS हैं तो वही 23, 24 मार्क्स चाहिए। और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC को भी ज़्यादा छूट नहीं मिली है, 31 के आसपास वालों को एडमिशन लास्ट ईयर मिला है। तो ये मैं मार्क्स का डिस्कशन कर रहा हूँ, रैंक नहीं है,
ये मार्क्स हैं, तो जो आपके स्कोर कार्ड में मार्क्स लिखा है आउट ऑफ 100 स्कोर जो आपकी जो आई है उसके बेसिस पर एडमिशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट और जो कंसीडर कर सकते हैं आप वो है NIT कैलीकट। कैलीकट जो कि आपको पता है कि केरला में है, तो ये भी एक अच्छी NIT है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी और मशक्क़त करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी एक टॉप NIT में गिनी जाती है। तो ओपन कैटेगरी वालों को यहाँ पर NIT कैलीकट की बात करें अगर हम, तो NIT कैलीकट को ओपन कैटेगरी वालों को जो एडमिशन दिया है यहाँ पर देखा जा सकता है वो है ये आपका 35.67 पे लास्ट एडमिशन दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप NIT का ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, 34, 35, 36, 37, 38 ऐसे ही मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर ये 35.67 फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, आपको वही 31 के आसपास फिर से मार्क्स लाना पड़ेगा। ये जनरल कैंडिडेट हो गया। OBC के लिए आपको 31 के आसपास गेन करना पड़ेगा, अगर आपके हैं तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो आपका SC कैंडिडेट जो हैं उनको मार्क्स लाना पड़ रहा है 24 के आसपास, और जो EWS कैंडिडेट हैं उनको 23 के आसपास। देखिए ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ना कि SC का ज़्यादा है और EWS का कम है, बिकॉज कोई स्टूडेंट काउंसलिंग में बैठ रहा है उसकी कैटेगरी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि टोटल काउंसलिंग में 100 ही बच्चे ऐसे हैं जो कि EWS के हैं, तो देखा जाएगा कि EWS का फिर कट ऑफ कम कर दिया जाएगा। क्लियर सी बात है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं EWS को तो उसका कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू SC या इनफैक्ट जनरल भी। तो इस तरीके से कट ऑफ रेडी होता है, ठीक है। तो NIT कैलीकट भी आप कंसिडर कर सकते हो। आपको जो अगर आपके मार्क्स 35, 36 या 34 पॉइंट कुछ है तो आपको NIT कैलीकट भी मिल जाएगा। प्रेफरेंस आपको यही भरनी है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही प्रेफरेंस आपको भरनी है जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे, जो कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है NIT वारंगल। मैं आपको बता दूं ये कोर्स सिंपल कोर्स नहीं है, ये 3 ईयर का MSc टेक इंजीनियरिंग फिजिक्स है। बेसिकली यहाँ पर आपको MSc फिजिक्स का तो पढ़ाया ही जाएगा, बट उसके बाद जो 3rd ईयर आपका होगा 3 साल का कोर्स है ये, इसमें आपको उस फिजिक्स का एप्लीकेशन बताया जाएगा इंजीनियरिंग में। मोस्टली वो लेजर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, मटेरियल्स इंजीनियरिंग होगी, उसमें क्या कैसे अप्लाई होता है फिजिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स या जो भी चीज़ें हैं वो आपको कैसे अप्लाई करनी है वो बताई जाती है। और ये कंप्लीटली प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अगर आपको जॉब करनी है और आप चाहते हैं कि मैं MSc के बाद PhD नहीं करूं, एक अच्छी खासी जॉब लग जाए, तो प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब की फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है। और यहाँ पर मेरे पास 2019 का डाटा है, अभी 2020 का अपडेट नहीं हुआ होगा बिकॉज ऑफ कोविड, कुछ रीजंस होंगे। तो यहाँ पर देखा गया है कि आउट ऑफ 26 स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था प्लेसमेंट के लिए, उसमें से 15 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया। 15 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था 2019 में। और अगर आप देखें हाईएस्ट जो पैकेज है जो ऑफर हुआ था वो 16 लाख पर एनम था, और जो मीडियम सैलरी जो अगर हम करें जो मीडियम सैलरी रही वो 5 लाख पर एनम की रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप PhD नहीं कर सकते, आप MSc टेक के बाद भी PhD कर सकते हैं फिजिक्स में, तो प्लीज़ इसको कंसीडर करिए। आप PhD इन इंजीनियरिंग फिजिक्स भी कर सकते हैं, PhD इन फिजिक्स भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स काफ़ी बढ़िया है अगर आपको जॉब की फील्ड में जाना है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो प्लीज़ आप इसे कंसिडर करिए अगर आप जॉब चाहते हैं MSc टेक के बाद या MSc के बाद, ठीक है। आप इसे बीच में छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा मत सोचिएगा कि MSc के बाद मैं छोड़ देता हूँ। आपको 3 साल रेगुलर काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। 16 लाख पर एनम कम नहीं होता है। अब अगर हम बात करें, क्लियर सी बात है कि जब इतना बढ़िया प्रोग्राम है और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, NIT वारंगल इज़ वन ऑफ द ओल्ड NITs, तो इसलिए आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्लियर सी बात है कि जब आपको इतना सब कुछ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है तो आपको रैंक ज़्यादा ही लाना पड़ेगा। लेकिन कितना ज़्यादा लाना पड़ेगा वो अगर आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो एडमिशन मिला है जनरल कैंडिडेट को, इसमें वो 33 मार्क्स पे मिला है, ठीक है। 33 मार्क्स पे आपको एडमिशन इस साल भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर 32 पे मिला था, इस साल में इसलिए एक नंबर बढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए 33 मार्क्स 32, 33, 34 हैं जिसके, वो NIT वारंगल अपना चॉइस फिक्स कर ले अगर आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जाना है तो। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, इसलिए 24 मार्क्स पे एडमिशन मिल गया था, ठीक है। और अगर आप SC कैंडिडेट हैं या ST कैंडिडेट हैं तो आपको 11 यानी 11 to 12 मार्क्स भी हैं अगर आउट ऑफ 100 तो भी आपको एडमिशन
मिल जाएगा। और EWS के लिए ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, EWS का जो 26 मार्क्स पे एडमिशन मिला था, 26 मार्क्स पे। तो अगर आप NIT वारंगल में जाना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो MSc टेक इंजीनियरिंग फिजिक्स का है, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि सारी NIT जॉब जो है जॉब आपको एश्योरेंस नहीं देगी, बट ये NIT वारंगल जो कि अच्छी NIT में से गिनी जाती है, तो प्लीज़ आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। फैकल्टी भी अच्छी है, ओल्ड फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, फैसिलिटीज़ तो आपको पता है NIT वारंगल बहुत ही बढ़िया है, सिंगल रूम प्रोवाइड कराती है आपको, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। फिर मैं आपको फ़ीस भी बताऊंगा कि जनरली आपको अपने हैंड में कितना फ़ीस लेके चलना है इन सभी NIT के लिए ऑन एन एवरेज। NIT जयपुर का मैं इसलिए कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं NIT जयपुर के, तो इसलिए आप अगर आपकी इसकी रैंकिंग देखनी है तो आप CCMN की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कितनी रैंकिंग गई थी इसकी, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, बट आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है अपने गुडविल का यूज़ करता है NIT जयपुर, बट बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं मुझे लास्ट ईयर। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, दोबारा जैम देके वो अब IIT में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ अगर ऐसा है कि आपको दोबारा IIT में जैम देना है तो गैप मत करिए, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए, एटलीस्ट आपका MSc कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। तो NIT जयपुर का आप CCMN की वेबसाइट पर देख सकते हैं, NIT नागपुर का भी, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, यहाँ पर NIT सिलचर में अप्लाइड फिजिक्स करके कोर्स हैं, ठीक है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको फिर से जॉब की फील्ड में जाना है, क्योंकि जनरली आपको अप्लाइड फिजिक्स में यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होगी, बट अगर आप खुद से चाहते हैं तो अप्लाइड फिजिक्स में आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन भी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक कोर्स है NIT राउरकेला में जो कि है MSc एटमॉस्फेरिक साइंसेज। जिस स्टूडेंट को ओशियनिक फिजिक्स पढ़नी है, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स पढ़नी है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, कोई अर्थ साइंस में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये कोर्स ठीक है। और अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ। इसका जो कट ऑफ रहा है NIT राउरकेला का जो कट ऑफ रहा है इस कोर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि वो ओशियनिक फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, अर्थ साइंस पढ़ना चाहते हैं, या जियोलॉजी टाइप कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। NITR के लिए वो जनरल कैंडिडेट का जो रहा है एटमॉस्फेरिक साइंस का, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो NIT राउरकेला MSc इन एटमॉस्फेरिक साइंस का जो कट ऑफ रहा है वो 22 मार्क्स वाले को भी एडमिशन मिला है आउट ऑफ 100 लास्ट ईयर, तो आप कंसिडर कर सकते हैं 24-25 वाले को मिल जाएगा इस साल भी। और OBC कैंडिडेट का जो गया है कट ऑफ इसी कोर्स में वो 20 मार्क्स का गया है आउट ऑफ 100। इस साल आप कंसिडर करिए 21-22 वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर। और SC और ST वालों ने अप्लाई ही नहीं किया था इसके लिए, इसीलिए कोई इसकी रैंकिंग, एक राउंड 1 की बात बता रहा हूँ मैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ओशियनिक फिजिक्स में जाना है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आज की डेट में अच्छे पोस्ट पर हैं, IITM में PhD कर रहे हैं। कुछ अगर आप JRF निकाल लेते हैं जियो फिजिक्स में या अर्थ साइंस में, तो आपको काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे। अगर आप प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं तो मे बी आपको NIT राउरकेला हेल्प कर दे, बिकॉज आई डोंट नो कि वहाँ पर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या दी जाती है, ठीक है। तो ये NIT राउरकेला है। जो लास्ट के 3 आपको NIT दिख रहे हैं, NIT नागालैंड, श्रीनगर एंड मेघालय, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लीस्ट टू लीस्ट पे भी एडमिशन आपको मिला है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इन NITs में बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इसलिए कम ही कट ऑफ रखी जाती है। आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप जनरल, मैं आपको इन समरी बता देता हूँ NITs की, तो कुछ जैसे मैंने टॉप NITs के बारे में बताया, आप उनको तो कंसिडर करिए ही करिए आपके MSc के लिए। अगर मिड NIT मिल रहा है तो आप सोचिए, 2-3 बार सोचिए कि यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, तो आप उस केस में क्या करिए, तो आप उस केस में कंसिडर करिए कि अगर आपने DU का क्रैक किया है, JNU क्रैक कर दिया है, BHU क्रैक कर दिया है, HCU क्रैक कर दिया, या कोई भी CU CET के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो क्रैक कर दिया है, तो आपको मिड NIT में नहीं जाना है। अगर आपको मिल भी रहा है मिड NIT, अब आप बोलेंगे सर कहाँ से कहाँ तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ NIT जयपुर से लेकर जनरली ये सारा का सारा, ठीक है,
अगर आपको इन सब में से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है और आपको ये 6 नंबर से लेकर 19 के बीच में कोई एनआईटी मिल रहा है, तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, लेकिन आप इन एनआईटीज़ में मत जाइए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट रिव्यूज़ क्या हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर आपको जो ऊपर के 5 एनआईटी मिल रहा है, आप किसी भी कैटेगरी के हों, तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कट ऑफ अगर अच्छे से देखना है तो आप CCMN गूगल पे लिखिए, आपको आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ और देख सकते हैं कि इतने मार्क्स पे मिल रहा है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, सीट्स रही जाती हैं अल्टीमेटली, तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं जो टॉप की 5 है। अदरवाइज अगर आपको एनआईटी का टैग लेना है, ये मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको एनआईटी का टैग लेना है, एनआईटी से पढ़ना है, तो आप किसी भी एनआईटी में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी एनआईटी हैं, आपको कुछ ना कुछ आपको टैग तो दे ही देगी, बट टैग का मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट जो आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर फीस कितनी है जनरली, क्योंकि फीस भी आपको पता हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए एनआईटी तिरुचिरापल्ली की फ़ीस थोड़ी हाई है, एटलीस्ट आपको 65K पर सेमेस्टर आपको हाथ में लेके चलना है, ठीक है। 65K सेकंड ये 50 हो जाएगा, फिर थर्ड 50, तो ऐसे ऐसे आपको। और फिर अगर हम बात करें जनरल एनआईटी की, ये एनआईटी तिरुचिरापल्ली की थोड़ी हाई है, तो जनरली आपको 45K पर सेमेस्टर आपके पास होना चाहिए आप फीस के लिए। सभी एनआईटी का 45,000 पर सेमेस्टर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1.8 लाख पर 2 ईयर आपको पूरे के पूरे एमएससी के लिए देने होंगे एक पर्टिकुलर एनआईटी को। आईआईटी की भी फीस इतनी है, आईआईटी की फीस कोई कम नहीं है, सबसे कम आईआईटी कानपुर की फीस होती है, तो जो कि 23 या 24K पर सेमेस्टर बनता है। तो यहाँ पर आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि फाइनेंस आपका ठीक है या नहीं है। लेकिन आपको पता है कि DU, JNU, BHU, HCU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत कम होती है, 18 to 19,000 पर सेमेस्टर, एंड मैथ्स का भी पैसा कम ही लगता है। तो उस हिसाब से आपको ये सारी बातें कंसिडर करनी चाहिए जब आप किसी भी एनआईटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन की बात करते हैं तो, ठीक है। आपको मैंने बताया है यहाँ पर टॉप की एनआईटीज़ का कट ऑफ क्या है, क्या आप कोर्सेज हैं, कौन से कोर्स को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। तो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अब आप क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट आपके सामने है, ये सारी चीज़ें जो थी मुझे आज बतानी थी इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो कि एनआईटी में जाना चाहता है, उसके साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।